जो पे ऑफ चार्ट ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, पे ऑफ चार्ट क्या होता है? पे ऑफ ऑन अ पोजीशन इज लाइकली प्रॉफिट लॉस दैट वुड एक्योर टू अ मार्केट पार्टिसिपेंट विद चेंज इन प्राइस ऑफ अंडरलाइंग असेट्स एट एक्सपायरी। इसका पे ऑफ चार्ट का मतलब ये होता है कि हमें उस पोजीशन में कितना प्रॉफिट और लॉस हो सकता है, उस चार्ट में अपने को क्लियर क्लियर डायग्राम में समझ में आता है। तो एक्स जो एक्सिस होता है वो चार्ट का, उसमें अंडरलाइंग असेट्स का प्राइस होता है, और वाई एक्सिस में प्रॉफिट एंड लॉस बताया जाता है। ठीक है, जिसको अभी अपन आने वाले उसमें देखेंगे। पे ऑफ चार्ट्स ऑफ फ्यूचर इन केस ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग एज वेल एज शॉर्ट पोजीशन हैज अनलिमिटेड प्रॉफिट और लॉस पोटेंशियल। ठीक है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में लॉन्ग और शॉर्ट करने में क्या होता है, अनलिमिटेड प्रॉफिट और अनलिमिटेड लॉस दोनों की पोटेंशियल होती है। ठीक है, तो दिस रिजल्ट इनटू लीनियर पे ऑफ फॉर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो लीनियर पे ऑफ इसका होता है। ठीक है, जैसे इसमें यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि कोई पर्सन है, उसने लॉन्ग किया फ्यूचर में, 100 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट जो था, 100 में उसने लॉन्ग किया। दिस मीन्ट ही हैज एग्री टू बाय द अंडरलाइंग एट 100 रुपीज ऑन एक्सपायरी। वो 100 रुपीज में उसे एक्सपायरी में खरीद लेंगे। लेकिन क्या होता है ऑन एक्सपायरी, द प्राइस ऑफ अंडरलाइंग इज 150। ठीक है, अंडरलाइंग जो प्राइस होता है वो एक्सपायरी दिन में 150 रुपया पहुंच जाता है। तो देन दिस पर्सन विल बाय एट 100 रुपीज एज पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंड विल इमीडिएटली एबल टू सेल द अंडरलाइंग इन द कैश मार्केट एट 150। तो उनको क्या होता है, 50 रुपीज का प्रॉफिट होता है। ठीक है, सपोज वही प्राइस जो 100 है वो 70 चले जाए, तो क्या होता है, उनको 30 रुपीज का लॉस होता है। ठीक है, तो यही जो लॉस एंड प्रॉफिट का एक्सपायरी में कितना हो सकता है, उसको ग्राफिकल जो अपन रिप्रेजेंट करते हैं उसे पे ऑफ चार्ट कहते हैं। पे ऑफ चार्ट, अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको बहुत जगह दिखा होगा मार्केट में कि पे ऑफ चार्ट क्या है, उसके बारे में बहुत ज्यादा बात की जाती है। द एक्स एक्सिस हैज द मार्केट प्राइस। एक्स एक्सिस जो होता है उसमें मार्केट प्राइस दिखाया जाता है, और राइट हैंड साइड में होता है। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड में वाई एक्सिस में प्रॉफिट एंड लॉस दिखाया जाता है। ठीक है, जैसे ये टेबल एंड पे ऑफ चार्ट दिखाया है, जैसे लॉन्ग किया अपन ने एक्सपायरी में, तो मार्केट प्राइस एक्सपायरी में कितना था, 50, तो अपने को लॉन्ग फ्यूचर में पे ऑफ क्या मिला, -50, यानी 75 रुपए का लॉस हुआ। वैसे ही 60 रुपीज अगर उसका प्राइस हुआ तो 40 का लॉस हुआ। 70 रुपीज प्राइस हुआ तो 30 का लॉस हुआ। 80 हुआ तो 20 का। सेम वैसे ही 100 में अपने को नो प्रॉफिट नो लॉस, और जितना उससे ऊपर जाते गया उतना हमारा प्रॉफिट होते गया। ठीक है, सेम देखिए यहाँ पे चार्ट में दिखाया है लॉन्ग, जैसे यहाँ पे ये प्रॉफिट एंड लॉस, और ये है मार्केट प्राइस। ये क्या है, ये प्रॉफिट एंड लॉस है, और ये है मार्केट प्राइस। तो यहाँ पे अगर आपने 100 में खरीदा तो मार्केट प्राइस 110 गया, और 120 गया तो 120 प्राइस पहुंच गया, तो अपने को 20 का प्रॉफिट। और सेम यहाँ से 80 पहुंच गया तो अपने को 20 का लॉस। तो ये पे ऑफ चार्ट इसे कहा जाता है। तो और सेम वैसे ही शॉर्ट फ्यूचर में, अगर अपन ने शॉर्ट किया है फ्यूचर, 100 रुपीज में अगर अपन ने शॉर्ट किया है, और एक्सपायरी वाले दिन वो 50 रुपीज पहुंच जाता है, तो अपने को 50 का प्रॉफिट हुआ। सेम वैसे ही 60 पहुंच गया तो 40 का, 70 है तो 30 का, 80 है तो 20 का, और जितना ऊपर जाते जाएगा उतना अपने को लॉस होगा, क्योंकि अपन ने शॉर्ट की पोजीशन लेके बैठे हैं अपन। ठीक है, ये शॉर्ट फ्यूचर पे ऑफ है। यहाँ पे जितना नीचे जाएगा, जितना ऊपर जाएगा उतना अपने को लॉस होगा। 120 पहुंचा तो 20 का लॉस, 140 पहुंचा तो 40 रुपीज लॉस, और जितना नीचे जाते जाएगा उतना अपना प्रॉफिट होते जाएगा, 100 से नीचे गया तो ये शॉर्ट फ्यूचर का पे ऑफ है। इससे अपन अपना
रिस्क कैलकुलेट कर सकते हैं, या अपने को फ्यूचर यानी कि एक आइडिया हो जाता है कि अपने को कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हो सकता है। ठीक है। अब होता है फ्यूचर प्राइसिंग। प्राइसिंग ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड ऑन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अंडरलाइंग असेट्स। देयर इज नो सिंगल वे टू प्राइस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज डिफरेंट असेट हैव डिफरेंट डिमांड एंड डिफरेंट सप्लाई पैटर्न, different characteristic and cash flow pattern. This make it difficult to design a single methodology for calculation of price for future. ठीक है। Market participants use different model for pricing future. Here our discussion is limited on two popular model of future pricing. तो future pricing दो पॉपुलर मॉडल्स में डिस्कस होती है, कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल और एक्सपेक्टेशन मॉडल। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल और एक्सपेक्टेशन मॉडल। ठीक है। तो पहला अपन कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल फॉर फ्यूचर प्राइसिंग देखते हैं। कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल इज ऑल्सो नोन एज नॉन आर्बिट्राज मॉडल। दिस मॉडल assume that in efficient market arbitrage opportunity cannot exist। जितना efficient market होगा उसमें arbitrage करने की संभावना उतनी ही कम होती है। ठीक है, या होती ही नहीं है। The moment there is opportunity to make money in the market due to mispricing in the asset price and its replica, arbitrager will start trading to profit from this mispricing and thereby eliminating these opportunities. The trading continue until the price are aligning across the product market for replicated assets। जब भी मिस प्राइसिंग होती है तो आर्बिट्राजर उसका फायदा उठाते हैं। ठीक है। अगर मान लीजिए कहीं कहीं प्राइसिंग 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए का भी डिफरेंस होता है तो आर्बिट्राजर उसका फायदा उठा के प्रॉफिट बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो इफिशियंट मार्केट होता है उसमें इस टाइप की संभावना बहुत ही कम होती है। ठीक है। या ऐसे स्टॉक जिसमें लिक्विडिटी ज्यादा हो और जो जैसे एक्सचेंज में ट्रेडेड होते हैं, तो ऐसी अपॉर्चुनिटी अब नहीं मिलती, पहले मिलती थी। ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल को नॉन आर्बिट्राज मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड इंटायर कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। प्रैक्टिकली फॉरवर्ड और फ्यूचर इन अ स्टॉक कैन बी क्रिएटेड इन फॉलोइंग मैनर। तो फॉरवर्ड और फ्यूचर पोजीशन स्टॉक में कैसे क्रिएट किया जाता है? तो एंटर इनटू अ फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। या तो डायरेक्ट अपन एंट्री ले लिए फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में, या फिर क्रिएटिंग अ सिंथेटिक फॉरवर्ड और सिंथेटिक फ्यूचर पोजीशन बाय बाइंग दैट स्टॉक इन कैश मार्केट एंड कैरिंग इट टू द फ्यूचर डेट। तो अपन क्या करते हैं, सिंथेटिक फॉरवर्ड या सिंथेटिक फ्यूचर पोजीशन कैसे लेते हैं, उस स्टॉक को अपन बाय कर लेते हैं कैश मार्केट में और उसको कैरी करते हैं फ्यूचर डेट तक। ठीक है। तो ऐसे अपन सिंथेटिक फॉरवर्ड और फ्यूचर की पोजीशन मार्केट में लेते हैं। द प्राइस ऑफ एक्वायरिंग दैट असेट बाय फ्यूचर डेट शुड बी सेम इन बोथ द केस। कॉस्ट ऑफ सिंथेटिक फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, इसमें क्या होता है, स्पॉट प्राइस होता है प्लस कॉस्ट ऑफ कैरिंग द असेट फ्रॉम टुडे टू द फ्यूचर डेट, ये इसमें प्राइस इंक्लूड रहता है। should be equivalent to the present price of the forward and future contract। ठीक है। if these price are not the same then it will trigger arbitrage and will continue until the price in both the market are aligned। अगर प्राइस दोनों का सेम नहीं हो रहा है तो वहां पे आर्बिट्राजर क्या करेंगे, आर्बिट्राजर अपने प्रॉफिट बनाने की कोशिश करेंगे जब तक मार्केट में दोनों का प्राइस इक्वल नहीं हो जाता। ठीक है। The cost of creating a synthetic future position is the fair price of future contract। जो कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग सिंथेटिक फ्यूचर पोजीशन जो अपन क्रिएट करते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, फेयर प्राइस होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का। फेयर प्राइस ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग बट द सम ऑफ स्पॉट प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एंड कॉस्ट ऑफ कैरिंग। ठीक है। पेयर प्राइस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का क्या होता है, स्पॉट प्राइस ऑफ अंडरलाइंग असेट्स प्लस कॉस्ट ऑफ कैरिंग द असेट्स फ्रॉम टुडे अंटिल डिलीवरी। ये दोनों को इंक्लूड किया जाए तो अपना फेयर प्राइस निकलता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का।
कॉस्ट ऑफ कैरिंग अ फाइनेंशियल असेट फ्रॉम टुडे टू द फ्यूचर डेट वुड इंटेल डिफरेंट कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैरी फिनेंशियल असेट्स को करने में क्या क्या चीजें इम्पैक्ट करती हैं, क्या क्या कॉस्ट लगते हैं, लाइक ट्रांजेक्शन कॉस्ट, कस्टोडियल चार्जेस, फिनेंसिंग कॉस्ट, और एंड फॉर कमोडिटीज, ये तीन चीजें लगती है कमोडिटीज की। ठीक है, अ, और फॉर कमोडिटी इट वुड ऑल्सो इंक्लूड वेयर हाउस और इंश्योरेंस। कमोडिटीज में इनके अलावा भी वेयर हाउसिंग चार्जेस और इंश्योरेंस कॉस्ट भी लगता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है गोल्ड मार्केट का। ठीक है, जैसे गोल्ड में अपन ने ट्रेड लिया, अब उसकी संभावना यहाँ पे बताया है कि इसमें क्या क्या कॉस्ट लगते हैं। ठीक है, लेट अस एग्जांपल फ्रॉम गोल्ड मार्केट, एज्यूम दैट स्पॉट प्राइस ऑफ गोल्ड इज 62,130। इतना है गोल्ड का प्राइस। द कॉस्ट ऑफ financing and storage and insurance for carrying the gold for period of 3 months is 100 रुपीज पर 10 ग्राम। ठीक है, तो 3 महीने तक इसको कैरी करने के लिए 100 रुपीज पर ग्राम, ये तीनों का मिला के कॉस्ट आता है। ठीक है, फिनेंसिंग, स्टोरेज, इंश्योरेंस फॉर कैरी अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, तो 100 रुपीज कॉस्ट आया। तो अगर अपन परचेज करने जाते हैं मार्केट से तो 62,130 रुपीज गोल्ड का कॉस्ट है, और होल्ड करते हैं 3 महीने के लिए, तो टोटल कॉस्ट कितना पड़ता है? 62,230 फॉर 10 ग्राम। ठीक है, लेकिन अब एज्यूम करते हैं कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑन गोल्ड इज ट्रेडिंग है 62,280 पर 10 ग्राम। तो अगर 3 महीने के बाद, अगर इतना जो ऐड करने के बाद अगर अपना कॉस्ट आ रहा है 62,230, लेकिन 3 महीने का जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है वो उससे ज्यादा में ट्रेड कर रहा है 62,280, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे प्राइस का डिफरेंस है, तो यहाँ पे क्या है, आर्बिट्राज करने की अपॉर्चुनिटी है गोल्ड में। तो अपन क्या करते हैं, मार्केट से बाय द गोल्ड, कैश में बाय कर लेते हैं और सेल कर देते हैं 3 मंथ्स गोल्ड फ्यूचर साइमल्टेनियसली। तो उससे क्या होता है, अपने को जो इसके प्राइस का जो डिफरेंस है उसमें अपने को प्रॉफिट हो जाता है। एज वी बोरो द मनी टू टेक डिलीवरी ऑफ गोल्ड इन कैश मार्केट टुडे, होल्ड इट फॉर फ्री एंड डिलीवरी इन फ्यूचर मार्केट ऑन एक्सपायरी ऑफ अवर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, amount received on settling the future contract could be used to repay the financier of our gold purchase। जो अमाउंट अपने को रिसीव हुआ, ठीक है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में, उसको अपन क्या करते हैं, फिनेंसर को पे कर देते हैं जिससे अपन ने गोल्ड को परचेस किया था। द नेट रिजल्ट विल बी अ प्रॉफिट ऑफ ₹50 विदाउट टेकिंग एनी रिस्क। तो ये दोनों का जो डिफरेंस है उसमें क्या हुआ, अपने को ₹50 का प्रॉफिट हुआ, कोई भी रिस्क इसमें नहीं था। लेकिन इसमें अपन ने ट्रांजेक्शन कॉस्ट को इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये फ्लैट अपन ने देखा है कि 50 रुपीज का अपने को प्रॉफिट हो रहा है। बिकॉज ऑफ मिस प्राइसिंग, एज मोर एंड मोर पीपल कम टू द कैश मार्केट टू बाय गोल्ड एंड सेल इन फ्यूचर। ठीक है, अब मिस प्राइसिंग है तो बहुत सारे लोग आएंगे जो कैश में खरीदेंगे गोल्ड को और सेल करेंगे फ्यूचर में। स्पॉट गोल्ड प्राइस विल गो अप एंड गोल्ड फ्यूचर प्राइस विल कम डाउन। ठीक है, स्पॉट में क्या होता है, फिर गोल्ड का दाम ऊपर जाता है लेकिन फ्यूचर में उसका प्राइस नीचे गिरने लगता है। ठीक है, और ये अपॉर्चुनिटी कब तक रहती है, जब तक प्राइस जो कैश एंड फ्यूचर में जो डिफरेंस है जब तक बना रहता है तब तक। जहां पे दोनों के प्राइस में ज्यादा डिफरेंस या डिफरेंस बहुत कम हो जाता है या प्राइस इक्वल हो जाता है, तब तक ये अपॉर्चुनिटी अपने लिए बनी रहती है। ठीक है, therefore if future price is more than the fair future value, it will trigger cash and carry arbitrage which will continue until the price in both the market are aligned। ठीक है, अब इसके आगे, सिमिलरली if future price is less than the fair future price, ठीक है, अगर फ्यूचर प्राइस लेस है फेयर फ्यूचर प्राइस से, तो इट विल ट्रिगर रिजर्व कैश एंड कैरी आर्बिट्राज। मार्केट पार्टिसिपेंट विल स्टार्ट बाइंग गोल्ड इन फ्यूचर मार्केट। तो अगर इसका जस्ट उल्टा है तो क्या करते हैं लोग,
फ्यूचर में लोग बाय करना शुरू करते हैं और सेल करना शुरू कर देते हैं कैश मार्केट में। ठीक है। टू दिस to do this, trader will borrow gold and deliver it to the owner the contract in cash market and earn interest on cash market sale proceed. After 3 months, they give gold back to the lender on receipt of same in future. This reverse arbitrage will result in reduction of gold spot price and increase of its future price. ठीक है। तो इससे क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है कि स्पॉट प्राइस जो गोल्ड का है वो कम होने लगता है और फ्यूचर प्राइस उसका बढ़ने लगता है। ठीक है। और ये कब तक होता है, जब दोनों का डिफरेंस इक्वल ना हो जाए। ठीक है। या आर्बिट्राज करने की अपॉर्चुनिटी जब तक उसमें खत्म ना हो जाए। Cost component of future transaction like margin, transaction cost, tax create distortion and move the market away from equilibrium. In fact, this cost component create non-arbitrager bound in the market. If future price is within this bound around the fair future price, arbitrage will not take place. In other words, because of friction in this market for arbitrage to get triggered, it is important for future price to fall outside the non-arbitrage bound in either direction for arbitrager to make profit from arbitrage opportunity। यानी कि इसका ओवरऑल कहने का यही मतलब है कि कभी भी अपन अगर डील करते हैं तो उसमें जो डिफरेंस होना चाहिए फेयर प्राइस जो है फ्यूचर का और जो स्पॉट प्राइस का है उसमें ज्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए या आर्बिट्राज नहीं होना चाहिए। ठीक है। Non-arbitrage bound. Practically every component of carrying cost of contribute toward widen of their no arbitrage bound. Here we should appreciate the wide the non-arbitrage bound. Further, the market are from the equilibrium. In other words, for market to efficient, different cost of operating in market should be as low as possible. मार्केट इक्विलिब्रियम होना चाहिए, जो डिफरेंट कॉस्ट है वो बहुत कम होना चाहिए, यानी कि डिफरेंस जो है दोनों के बीच लोअर कॉस्ट वुड नैरो द नॉन आर्बिट्राज बाउंड विच इन टर्न वुड इंश्योर द इफिशिएंट प्राइस अलाइनमेंट अक्रॉस द मार्केट। ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल टू द असेट जनरेटिंग रिटर्न। ठीक है। चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल बाय एडिंग द इनफ्लो ड्यूरिंग द होल्डिंग पीरियड ऑफ अंडरलाइंग असेट्स। फॉर इंस्टेंस अंडरलाइंग असेट लाइक सिक्योरिटीज में हैव सर्टेन इनफ्लो लाइक डिविडेंड। जो अपने पास इक्विटी और बॉन्ड होते हैं उसमें दो टाइप के फ्लो इनफ्लो होते हैं। पहला होता है डिविडेंड ऑन इक्विटी और इंटरेस्ट ऑन डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स। तो अपन क्या क्या रिसीव करते हैं, डिविडेंड आता है अपने को इक्विटी में और डेब्ट में अपने को इंटरेस्ट रेट मिलता है ड्यूरिंग द होल्डिंग पीरियड। दिस इनफ्लो आर एडजस्टेड इन कंप्यूटेशन ऑफ फेयर फ्यूचर प्राइस। ठीक है। तो फेयर फ्यूचर प्राइस में इसको कंप्यूट किया जाता है या फिर उसको डिस्काउंट किया जाता है उसके प्राइस को। तो ये देखिए फेयर फ्यूचर प्राइस का फॉर्मूला क्या है। स्पॉट प्राइस मान लीजिए 100 है प्लस कॉस्ट ऑफ कैरी मान लीजिए 10 रुपीज है और इनफ्लो में या तो डिविडेंड मिल रहा है 4 रुपीज या फिर इंटरेस्ट जो मिल रहा है उसको डिस्काउंट किया जाता है या माइनस किया जाता है। ठीक है। वेयर एफ इज फेयर price of the future contract, S is the spot price of underlying asset and Q is expected return during the holding period और R is the cost of carry। तो ये फॉर्मूला को याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है। ये इसका एक एग्जांपल दिया है, जैसे कि इंडेक्स कैश मार्केट में चल रहा है 17,500। परचेस ऑफ ऑल स्टॉक कॉन्स्टिट्यूटिंग द index in the same proportion as they are in the index. Cost of financing is 12%. Return on index is 4%। ठीक है। सब पूरा डिटेल इसमें दिया गया है। अगर हम इस फॉर्मूला में डालते हैं तो कॉस्ट ऑफ कैरिंग कितना है 12%, तो 0.12 आया। रिटर्न कितना आया 0.04। ठीक है। और जो ये अपन ने कितने दिन के लिए रखा है 3 मंथ्स का, तो ये 90/360
365, तो इसका जो प्राइस आ गया 3 मंथ्स डाउन, तो कितना है, 17,835 रुपया। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को कैलकुलेट करना है। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। इसको अगर एक दो एग्जांपल इस टाइप के अपन बना लेते हैं तो ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ऑफ फंड एंड सिक्योरिटी रिटर्न एक्सपेक्टेशन ऑन हेल्डेड assets आर डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट मार्केट पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग एंड सिक्योरिटी डिफरेंट मार्केट पार्टिसिपेंट्स के डिफरेंट होते हैं। ठीक है, रिटेलर्स के अलग होते हैं, बड़े प्लेयर्स के अलग होते हैं। Perhaps the different fair value of future contract and non-arbitrage bound for different market participate is what make the market and trading take place on continuous basis. अब assumption क्या है? Assumptions of the cost of carry model. This model of future price work under certain assumptions. The important assumptions are stated below. ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल में क्या क्या assumptions हैं? पहला, द अंडरलाइंग असेट्स इज अवेलेबल इन एब्यूडेंस इन कैश मार्केट। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई इन द अंडरलाइंग असेट्स आर नॉट सीजनल। ठीक है, होल्डिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ अंडरलाइंग असेट्स इज इजी एंड फीजिबल। द अंडरलाइंग असेट्स कैन बी सोल्ड शॉर्ट। देयर आर नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट, देयर आर नो टैक्सेस, देयर आर नो मार्जिन रिक्वायरमेंट। ठीक है, इतनी सब चीजें इनके अजम्पशंस हैं। यानी कि अंडरलाइंग असेट्स जो है वो अवेलेबल होना चाहिए कैश मार्केट में, और डिमांड एंड सप्लाई इसमें सीजनल नहीं होनी चाहिए। होल्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ अंडरलाइंग असेट्स इजी और फिजिबल होना चाहिए। अंडरलाइन असेट्स को शॉर्ट भी कर सोल्ड शॉर्ट यानी कि शॉर्ट भी कर सकते हैं। देयर इज इसमें ट्रांजेक्शन कॉस्ट, टैक्स और मार्जिन रिक्वायरमेंट नहीं होना चाहिए। ये ऐसे एजम्पशंस होते हैं कॉस्ट ऑफ कैरी के। ठीक है, the assumption that underlying assets is available in abundance in the cash market means we can buy or sell as many as unit of underlying assets as we want। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ फर्स्ट पॉइंट का, हम जितने चाहें उतनी क्वांटिटी में बाय और सेल कर सकते हैं अंडरलाइंग असेट्स को। ठीक है, the assumption does not work especially when underlying assets has a seasonal pattern of demand and supply। ऐसा assumption कब वर्क नहीं करता है? जब अंडरलाइंग असेट्स सीजनल पैटर्न में उसमें डिमांड और सप्लाई बढ़ती है। ठीक है, द प्राइस ऑफ सीजनल असेट्स वेरी ड्रास्टिकली इन डिफरेंट डिमांड सप्लाई एनवायरमेंट। फॉर एग्जांपल, इन केस ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज, when new supply arrive in marketplace, price tend to fall where price tend to be high just before the arrival of new। तो एग्रीकल्चर कमोडिटीज में हमेशा याद रखिएगा कि इसमें सीजनल डिमांड एंड सप्लाई बढ़ ऊपर नीचे होते रहती है। ठीक है, इक्विटी में ऐसा नहीं होता। when an underlying assets is not storable। ठीक है, जब अंडरलाइंग असेट्स को स्टोर नहीं किया जा सकता, द असेट्स इज नॉट इजी टू होल्ड एंड मेंटेन, then one cannot carry the asset to the future। The cost of carry is not applicable to this type or underlying assets। जिस assets को स्टोर नहीं कर सकते अपन, इजिली होल्ड और मेंटेन नहीं कर सकते, उस टाइप के assets को अपने को फ्यूचर में कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। ठीक है, सिमिलरली जो नेक्स्ट पॉइंट बताया है, अंडरलाइंग में नॉट बी सोल्ड शॉर्ट। दिस इज ट्रू इन केस ऑफ सीजनल कमोडिटीज। तो ये सीजनल कमोडिटीज के लिए बताया गया है। ठीक है, उसको शॉर्ट सोल्ड यानी कि शॉर्ट सेल करके अपन नहीं जा सकते सीजनल कमोडिटी में। Even though the simple model does not discount for transaction cost, tax, etc., we can always upgrade the formula to reflect the impact of this factor in the model. Margin are not considered while computing the fair value synthetic future value। That is why this model is suitable for pricing forward contract rather than future contract। ठीक है, there is no general statement can be made with regard to use of cash and carry model for pricing future contract। Assumption of the model and characteristic
characteristic of underlying assets can help us in deciding whether a specific asset can be priced with the help of this model or not. ठीक है. Suitable adjustment are made in model to fit in specific requirement of underlying assets. ठीक है. ये थोड़े से डिफिकल्ट पैटर्न्स इसमें बने हुए हैं या डिफिकल्ट है थोड़ा समझने में, लेकिन इसको अगर अपन रिवीजन करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा. एक दिन में ये समझ में नहीं आएगा, इसको थोड़ा रिवीजन करिएगा. है इजी, लेकिन क्या है बहुत डिटेल में इसमें लिखा हुआ है और इसमें से क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है. इसीलिए इसको सबसे ज्यादा वेटेज इस चैप्टर को दिया गया है. तो थोड़ा सा याद रखिएगा ये सब चीजों को. कन्वीनियंस यील्ड, ये सेकंड है. फॉर्मूला क्या होता है? स्पॉट प्राइस प्लस कॉस्ट ऑफ कैरी माइनस इनफ्लो. ठीक है. एज सीन अर्लियर, इनफ्लो में बी इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड और इंटरेस्ट. जो इनफ्लो होता है वो कौन से फॉर्म में होता है? या तो डिविडेंड में या तो इंटरेस्ट में. ठीक है. However, sometime inflow may also be intangible. Intangible inflow essentially means value perceived by market participate by holding the assets. ठीक है. ये दो टाइप के इनफ्लो होते हैं किसी भी केस में, इक्विटी या डेप्ट में. लेकिन कई कई ठो इनफ्लो कैसा होता है? इंटेंजिबल. मीन्स ऐसा होता है कि कोई भी आदमी है वो अपने मेंटल कंफर्ट या कन्वीनियंस के लिए उस स्टॉक को होल्ड करते हैं. ठीक है. जैसे कभी नेचुरल डिजास्टर या कोविड जैसी सिचुएशन जब आती है तो क्या होता है कि कोई भी इंसान ना अपनी जरूरत से ज्यादा का भी सामान अपने पास स्टोर करके रखता है. ठीक है. वो तो हर इंसान करता है कि नहीं अभी क्या पोजीशन है क्या नहीं है, इतना बड़ा यानी कि आपदा आई है तो क्या होता है लोग स्टोर करना शुरू कर देते हैं. ग्रेन, वेजिटेबल, हीटिंग ऑयल, तेल जो भी है. तो उससे क्या होता है कि उस उन सब के प्राइस अनयूजुअल भी ज्यादा बढ़ जाते हैं. ठीक है. वी स्टोर मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर आवर रियल कंजप्शन ड्यूरिंग अ क्राइसिस. इफ एवरी पर्सन बिहेव इन सिमिलर वे, ऐसा हर इंसान अगर सिमिलर वे में करता है तो क्या होता है? डिमांड उसकी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कैश मार्केट में. तो उससे क्या होता है? इनडायरेक्टली प्राइस उसकी बढ़ जाती है. अंडरलाइंग एसेट्स की जो प्राइस है वो बढ़ जाती है. ऐसी सिचुएशन को कन्वीनियंस कहा जाता है. तो इसको कन्वीनियंस यील्ड कहा जाता है. ठीक है. जस्ट बाय होल्डिंग द असेट्स, इससे क्या होता है? केवल मेंटल सेटिस्फेक्शन. दिस इज टर्म एज कन्वीनियंस यील्ड एंड कन्वीनियंस रिटर्न. कन्वीनियंस यील्ड फॉर कमोडिटीज लाइक टू डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल्स. ठीक है. डिपेंडिंग अपॉन द वे दे यूज इट और perceive it. ठीक है. फर्दर इट में बी वेरी ओवर अ पीरियड. इन फैक्ट कन्वीनियंस इज सब्जेक्टिव इशू और वेरी डिफिकल्ट टू प्राइस. ठीक है. कन्वीनियंस यील्ड समटाइम मे बी dominate the cost of carry which lead future to trade at discount to the cash market. In this case, reverse arbitrage is also not possible because no one lend traded the asset to sell short in the market. In such situation, practically the cash and carry model break down and cannot be applied for pricing the underlying assets. ठीक है. Note that convenience yield mainly rise when there is scarcity of commodity and its inventory is low. Hence, convenience yield is usually observed in case of consumption asset and is not in case of financial. तो convenience yield क्या होता है? कमोडिटीज में ज्यादा होता है और फिनेंशियल असेट्स में कम होता है ना. केवल ये लोग क्यों करते हैं ऐसा? आपदा का फायदा उठाने के लिए. जैसे कोई बिजनेसमैन है, उसको लग रहा है कि कोई बड़ा डिजास्टर आने वाला है तो वो ज्यादा से ज्यादा सामान अपने पास स्टोर करके रखता है कि मैं उसका फायदा उठा सकूं. और एक नॉर्मल इंसान इसलिए स्टोर करता है कि वो सही अगर उसे किसी भी चीज की कमी ना पड़ जाए, किसी भी जैसे पेट्रोल की, खाने के सामान की, ये सब चीजों की कमी ना हो जाए, इसलिए
वो स्टोर करके रखते हैं, एक मेंटल सेटिस्फेक्शन भी होता है। लेकिन ये सब चीजें मैक्सिमम कमोडिटीज में ही होती है, ठीक है। इक्विटी या बॉन्ड्स या करेंसी में इस टाइप का नहीं देखा गया है। पढ़िएगा, बड़ी मजेदार चीज है ये सब चीजें। Expectation model for future pricing. According to expectation hypothesis, it is not the relation between spot and future price, but that is expected spot and future price, which move the market, especially in case when assets cannot be sold short and cannot be stored. ठीक है। It is also argue that future price is nothing but the expected spot price of assets in a future price. This is why market participants would enter future contract and they price the future based upon their estimate of future spot price of the underlying asset. According to this model, future can be traded at premium or discount to the spot price of underlying assets. एक्सपेक्टेशन क्या है? ये पहला है कि फ्यूचर क्या होता है, या तो ट्रेड करेगा प्रीमियम में या तो डिस्काउंट में। फ्यूचर प्राइस मार्केट पार्टिसिपेट अन इंडिकेशन द एक्सपेक्टेड डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द स्पॉट प्राइस, ठीक है। फ्यूचर प्राइस से मार्केट पार्टिसिपेट इंडिकेशन निकालते हैं कि डायरेक्शन कहाँ हो सकता है स्पॉट प्राइस का, ठीक है। इफ फ्यूचर प्राइस इज हायर देन स्पॉट प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट्स, मार्केट पार्टिसिपेट में एक्सपेक्ट द स्पॉट प्राइस टू राइज इन द नियर फ्यूचर, ठीक है। फ्यूचर प्राइस स्पॉट प्राइस से ज्यादा है तो मार्केट पार्टिसिपेंट क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि नियर फ्यूचर में इसका प्राइस और ऊपर जाएगा, तो इसको बोलते हैं कॉन्टेंगो मार्केट, ठीक है। और अगर फ्यूचर प्राइस स्पॉट प्राइस से लोअर है तो मार्केट पार्टिसिपेंट क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में ये फॉल गिर सकता है, ठीक है। स्पॉट प्राइस और ज्यादा गिर सकता है, तो इसको बोलते हैं बैकवर्डेशन मार्केट। ये दो चीजों को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।